हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट है कलर एंड ऑर्डर। कलर एंड ऑर्डर में जो प्योर अमीन्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, बट अगर एयर में उनको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उनमें कलर आ जाता है। ठीक है, और रीज़न इसका ये है कि जो एरोमेटिक अमीन्स हैं स्पेशली वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एयर में। ओके, और कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बना देते हैं। लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं वो गैसेस होंगी और स्मेल वेरी मच लाइक अमोनिया, फाउल स्मेल होगी। ओके, प्राइमरी अमीन्स विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड विद फिशी ऑर्डर। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन्स जिनके पास 3 कार्बन है या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम है वो फिशी ऑर्डर होगा उनका और लिक्विड्स होंगे। लोअर एरोमेटिक अमीन्स जो होंगे वो लिक्विड्स होंगे और अनप्लीजेंट ऑर्डर होगा, बट जो हायर वन होंगे वो लो मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे। ठीक है, और वो ऑर्डरलेस होंगे। एरोमेटिक अमीन्स जनरली टॉक्सिक होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी है। ओके, अमीन्स जो हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन से कंपेरेबल। ओके, और रीज़न इसका ये है कि पोलर होने की वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, H2 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो डैश डैश वाली है ये बॉन्डिंग है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी शो किया होगा। ये देखो ये H2O का मॉलिक्यूल है बीच में। ठीक है, ये वाला और ये NH3, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है, एसोसिएशन आ जाती है। बट प्राइमरी अमीन्स के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी के पास एक ही होता है, और टर्शरी अमीन के पास एक भी नहीं होता। पता है ना आपको, N के साथ जितने हाइड्रोजन या जितने कार्बन जुड़े हों, अगर एक कार्बन जुड़ आर प्रोटॉन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी, और 3 जुड़े हैं तो टर्शरी, ये फोर्थ नहीं होता कुछ भी। ओके, तो अगर एक जुड़ा होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे उसके पास। ठीक है, और 2 होंगे तो एक ही हाइड्रोजन होगा, और 3 आर ग्रुप होंगे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, है ना। सो इसीलिए जो है प्राइमरी अमीन्स का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपैरिजन टू टर्शरी अमीन्स। ओके, और यहाँ पे मोलर मास की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन पार्ट और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो यहाँ पे मोलर मास देख लो, सबका सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पहले ले रहे हैं ये प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन है, फिर टर्शरी अमीन है। ओके, और यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो देखो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, फिर हाइड्रोकार्बन, और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका सबसे कम। ठीक है, और नाइट्रोजन की जो है वो लोअर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से, इसीलिए अमीन्स जो हैं वो वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल से कंपैरिजन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इसीलिए अमीन्स उतने ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते हैं जितने अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसलिए अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर होता है। ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल, तो इनका 351 374 है, और ऊपर C2H5 NH2 का 292 है। ठीक है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में भी वही केस आएगा, जितने भी क्लासेस हैं वो सारी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वो इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। देखो यहाँ पे शो किया हुआ है H2O के साथ, और इसीलिए
ये सारे सॉल्यूबल हैं। मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन जो है वो गैसेज हैं, बट वो फिर भी वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, और इसलिए उनको मार्केट में सोल्ड हो जाते हैं वो एज देयर 34% एक्वस सॉल्यूशन। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करता गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा एल्काइल हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच होता जाएगा तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ना, तो वो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करने देगा और इसीलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। रिएक्शन विद वाटर कैसे करेंगी ये, NH2 के पास जो है, जो प्राइमरी अमीन है उसमें NH2 के पास लोन पेयर होता है, वो वाटर को जो है डोनेट करने की कोशिश करता है। यहाँ से H पॉजिटिव जो है NH2 को चला जाता है और OH नेगेटिव साथ में अटैच हो जाता है, जो कि आपके पास यहाँ पे एल्काइल अमीन हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, सॉल्ट बन गया, एक तरह का सॉल्ट भी नहीं बना, एल्काइल और एराइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या करता है, OH नेगेटिव अलग भी हो जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बेसिक कौन होता है, जो OH नेगेटिव दे या H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले, और एसिड कौन होता है, जो H पॉजिटिव दे और OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे इसने क्या किया, OH नेगेटिव को दिया है ना, तो ये क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर हुआ। तो इससे पता चलता है हमें कि जब अमीन्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो OH नेगेटिव दे देती हैं, ठीक है। अगर इनकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा दें, जैसे कि HX ले लो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सॉल्ट बना देंगे, ओके, यानी कि H पॉजिटिव की एडिशन हो जाएगी अमीन्स में, तो वो भी क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर हुआ, ओके। यहाँ पे ये रिएक्शंस भी दी हुई हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, सॉल्ट बना देंगे यहाँ पे। अब ये X नेगेटिव जो है अट्रैक्शन की वजह से, क्यों, क्योंकि NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये साथ में ही रहता है फिर X नेगेटिव, ओके, और ये सॉल्ट बना देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं, ठीक है, एनिलीन के साथ कैसे सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि NH2 जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया, OH नेगेटिव दे दिया। अगर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन कितना बेसिक है या नहीं है, तो वो उसके लिए हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन से सीखा हुआ है कि कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दोनों की लिखेंगे, H2O की भी ऐड कर दी है यहाँ पे इन्होंने, बट H2 जो है हम एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, एक्सेस में लेते हैं, इसलिए इसको हम वो कांस्टेंट ही रहता है, काउंट नहीं करते हैं, तो फिर इसको इतना सा लिखेंगे और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा KB के बराबर, ठीक है। अगर तो OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे, क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस जितने ज़्यादा रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा KB की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा, जितने OH नेगेटिव के आयन उतनी ज़्यादा KB की वैल्यू, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है, उतनी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिसिटी बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं PKB के वैल्यू में, है ना, तो PKB क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KB हो गया। तो जितना ज़्यादा KB की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर PKB की वैल्यू कम है तो यानी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन करने आ जाए और वहाँ पे PKB की वैल्यू दी हो, तो आपने कंपेयर करना है कि जिसकी PKB की वैल्यू कम उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, और जिसकी PKB की वैल्यू ज़्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम, ओके। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखो अमीन्स का दिया हुआ है, अमीन का दिया है, पहले PKB की वैल्यू दिया 4.75, फिर दिया है प्राइमरी अमीन, नहीं पहले सॉरी अमीन है NH3 है
ओके, फिर है प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शरी अमीन, ठीक है। फिर ये कार्बन चेन बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो अमोनिया का है NH3 का है 4.75 वैल्यू, है ना। फिर CH3 प्राइमरी की है 3.38, सेकेंडरी की 3.27, तो और टर्शरी की 4.22। तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर किसका हुआ? सेकेंडरी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम pKb की वैल्यू किसकी है? सेकेंडरी की। फिर उससे ज़्यादा किसकी है? प्राइमरी की। फिर उससे ज़्यादा किसकी है? टर्शरी की। और फिर उससे ज़्यादा किसकी है? NH3 की। यानी सबसे बेसिक सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर NH3, ठीक है। तो इसको आगे जाके कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा बेसिक करैक्टर है। फिर बात करते हैं एलिफेटिक अमीन्स में बेसिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NH3 अमोनिया, फिर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि लोन पेयर जो है ये जो NH3 है ये लुईस बेस एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसे लोन पेयर को डोनेट कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे कौन इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, दे देगा, ठीक है। अब ये जो R ग्रुप यहाँ पे लगा है ये +I इफेक्ट दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहा है किसको? NH2 को। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रहा है और ये उकसाएगा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। अब यहाँ पे 2 R लग गए और यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी? टर्शरी अमीन में। यानी कि बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा? टर्शरी अमीन का। टर्शरी अमीन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर NH3, ओके। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर बता दिया हुआ है किसके बेस पे? +I इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब सिर्फ +I इफेक्ट की बात करें तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें फिर किस बारे में बात करनी पड़ेगी? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अगर प्राइमरी अमीन ले लेंगे अगर हम, तो ये देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। सेकेंडरी अमीन 2 बॉन्ड बना रहा है और टर्शरी अमीन सिर्फ 1 ही बॉन्ड बना पाएगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, 1 ही बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि ये सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन को ले सकता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्टेबल, ओके। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन सा है? प्राइमरी अमीन। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाए वाटर के साथ। तो इस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा है बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब ये तो उल्टा हो गया है ना। हमने पहले बात की कि टर्शरी सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि पहले प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और स्टीरिक इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें भी ऐसा ही है ना। ये मैं टर्शरी अमीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, R R R, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है या जहाँ थोड़ी चलने फिरने की जगह भी है? अब ऑब्वियसली आप वहाँ जाओगे जहाँ पे बहुत कम भीड़ है या आप बात कर सकते हो, सामान को अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन बल्कि नहीं है, तो अगर ये बल्कि ग्रुप हैं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर हमें इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना है तो हम इसको कम अप्रोच करेंगे। हम पहले सेकेंडरी या प्राइमरी वालों को करेंगे, ताकि क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ओके। इस तो स्टीरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो इस हिसाब से भी प्राइमरी जो है सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर है। क्योंकि वहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये 2 इफेक्ट बोल रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है ऑर्डर, और एक बोल रहा है कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। बट यहाँ पे दोनों का मिक्सचर मिला के किया जाता है
कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि क्या हुआ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं कि अगर तो CH3 ग्रुप लगा हो, R की पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हो तो ऑर्डर है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। यहाँ पे हमने क्या लेना है, प्लस आई इफेक्ट को लेना है। और अगर डाई इथाइल ग्रुप लगा हो आपके पास, है ना, इथाइल ग्रुप लगा हो C2H5 या CH3CH2, तो उसका ऑर्डर है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर है एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी। अब एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी जो है दो रीज़न से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि एनिलीन जो है उसमें रेजोनेंस होती है और वो स्टेबल प्रोडक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता है। अब आपको पता है जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल वो कंपाउंड। अगर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो था लोन पेयर, वो पूरी की पूरी रिंग में जा रहा है, पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है डोनेट होने के लिए। इसलिए वो क्या है, वीकर बेस है एनिलीन। किससे? अमोनिया से, NH3 से। क्यों? क्योंकि वो NH3 में जो है क्या है, इजीली अवेलेबल है लोन पेयर। ठीक है, डोनेट होने के लिए। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड बन गया, NH के ऊपर पॉजिटिव आ गया चार्ज NH2 के ऊपर, और ये पूरी की पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो गया, है ना। कभी ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे। ओके, और एनिलीनियम आयन जो है उसके साथ भी कंपेयर किया गया है एनिलीन को। एनिलीन में जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। एनिलीनियम आयन क्या हुआ, NH3 पॉजिटिव जिसने H पॉजिटिव को लिया हुआ है। ठीक है, वो हुआ एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पे जो है इसके सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है जो कि ये रिंग को डोनेट कर सकता है। तो रिंग वाले बॉन्ड ही जो है रेजोनेट होंगे, तो यानी कि दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। ओके, तो एनिलीन मोर स्टेबल है एनिलीनियम आयन से। ओके, सो फिर नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एरा एल्काइल अमाइंस, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, CH2 ग्रुप लगा है और उसके आगे NH2 लगा है। ओके, उनकी बेसिसिटी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, एरा एल्काइल अमाइन। अब यहाँ पे एनिलीन में जो है लोन पेयर जो था नाइट्रोजन के ऊपर वो डीलोकलाइज हो जा रहा था। बट अगर हम बेंजाइल अमाइन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि CH2 लगा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कंजुगेशन में नहीं आएगा, है ना, और डीलोकलाइज नहीं होगा। अगर डीलोकलाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए, है ना, या प्रोटोनेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बेंजाइल अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक है एनिलीन से। ठीक है, तो अगर आपको कंपैरिजन करने में आ जाए मिथाइल अमीन, बेंजाइल अमीन और अमोनिया के बीच में, ठीक है, तो आपने बोलना है कि किस में सबसे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। तो CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो लोन पेयर क्या रहेगा हमारे पास, इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्रोटोनेशन के लिए। तो मिथाइल अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर बेंजाइल अमीन, क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। NH3 जो है कम रहता है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी फोर्स नहीं है। ओके, तो ये तो थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन बेसिसिटी। ओके, तो यहाँ तक आपने वो उस हेडिंग के अंदर लिखना है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ओके, नेक्स्ट है एल्काइलेशन और एसाइलेशन, आपने हेडिंग डालनी है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। जो ये दो रिएक्शन मैं करवाऊंगी उसको आपने एक ही हेडिंग के अंदर लिखना है। ठीक है,
तो रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन आपने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में की हुई है, तो ये आपने वहाँ से कर लेनी है। बहुत इजी रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखो आर एक्स जो है, एक्स क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो आर डैश जो है NH2 के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये देखो ऐसे NH2 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर ये जो हाइड्रोजन होगा इसको X ले जाएगा, नेगेटिव को। ओके, और आपके पास इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और एक और RX अटैक कर दिया तो ये एक और R जुड़ जाएगा और आपके पास टर्शियरी अमीन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने कर लेनी है। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप को अटैच करवा देते हैं एनिलीन के साथ। ओके, बस एसाइल ग्रुप को अटैच करवाना है। एसाइल ग्रुप ये RC डबल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे एसाइल ग्रुप, इसीलिए एसाइलेशन नाम है। ओके, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप को अटैच करवा रहे हैं तो वो एल्काइलेशन, यहाँ पे एसाइल ग्रुप को अटैच करा रहे हैं तो एसाइलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो NH, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और HCl मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ये प्राइमरी अमीन के साथ, ये सेकेंडरी अमीन के साथ N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपने कर लेनी है। ये देखो यहाँ पे मैकेनिज्म शो किया हुआ है। क्या होता है, इधर हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया है, इधर इथाइल अमाइन, ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको और ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा पाई इलेक्ट्रॉन को। जब ये इंटरमीडिएट बनेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। अब N के ऊपर भी क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसने लोन पेयर को डोनेट किया हुआ है। ओके, और बॉन्ड बना दिया है। तो यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए H जो है एज H पॉजिटिव यहाँ से लीव कर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन को दे देगा, और यहाँ पे देखो फिर इस तरह से वे बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, N इथाइल इथेनामाइड, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर सेकेंडरी ले रहे हो तो सेकेंडरी। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हो तो उसमें क्या होगा कि ये जो है सिर्फ इतना ग्रुप जाके अटैच होगा, बाकी का ग्रुप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देगा। ओके, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, जरूरी नहीं है कि एसिटाइल क्लोराइड से ही आपको अमाइड मिलेंगे। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आपको अमाइड मिल सकता है। फिर है विद एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होती है। CH3CO जो है अटैच हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl और HCl यहाँ से। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ से H निकलना है और यहाँ से CH3CO ग्रुप ही जाके अटैच होगा सिर्फ NH के साथ। बाकी जो पोर्शन बचा CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और वो जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ओके, एनिलीन भी ये रिएक्शन कर सकता है। ओके, ये तो R ग्रुप साथ ही जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरह से आप ये रिएक्शंस कर सकते हो। और बेंजाइलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एक्टिव हाइड्रोजन एटम सच एज अल्कोहल, फिनोल, अमीन्स, ये रिएक्शन आपने की हुई है, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट है एक तरह का अमीन्स को, या आप बोल सकते हो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने का। ओके, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइल इमेन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमीन्स, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स। ओके, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, पर होंगे कैसे, प्राइमरी अमीन्स। क्लोरोफॉर्म के साथ उनको हीट किया जाता है बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे KOH ले लिया हुआ है हमने बेस, एल्कोहलिक KOH। ये क्या बनाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन जिसको हम बोलते हैं वो बना देगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, H2 वहाँ से निकल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड C लग जाएगा। 3KCl 3H2 इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इथाइल अमीन लिया हुआ है,
क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन का है और इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है? अगर तो आपने जो मिक्सचर आपको दिया है उसको आप क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, फाउल स्मेल अगर आती है तो यानी कि वो क्या है, प्राइमरी अमीन है। अगर फाउल स्मेल नहीं आती है तो वो आप समझ जाना कि वो प्राइमरी अमीन नहीं है, सेकेंडरी या टर्शियरी में से कोई एक है। ओके, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड जो है ये भी हम एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने में। ओके, प्राइमरी अमीन्स क्या करेंगे, पहले तो बात कर लेते हैं एरोमेटिक एसिड की। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HONO, होनो, बताया था ना मैंने आपको, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं या HNO2 भी लिख सकते हैं। कैसे प्रिपेयर होता है, NaNO2 प्लस HCl गिव राइज टू HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने पहले भी की हुई है जब मैंने डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस आपको करवाई थी, जहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था। ओके, तो यहाँ पे भी ये सेम नाइट्रस एसिड के साथ वही रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया है। ठीक है, और फिर लास्ट में फिनोल मिल जाता है आपको यहाँ पे अगर टेम्परेचर राइज कर दें। ठीक है, तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स जो हैं आपको इथाइल अल्कोहल देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है जो अदर क्लासेस हैं अमीन्स की, जैसे सेकेंडरी टर्शरी, वो N2 गैस नहीं देते नाइट्रस एसिड के साथ, सो इसलिए हम इसको एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने में। अगर आपको N2 गैस मिल जाए तो क्या है ये, वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं, और अगर डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाए तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। ओके, सेकेंडरी अमीन्स जो हैं वो क्या करेंगी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो येलो ऑयल देंगी, येलोइश ऑयल कलर देंगी, येलो कलर होगा, ऑयल की तरह कंपोजिशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो दिया भी हुआ है, N के साथ N डबल बॉन्ड O। ओके, N नाइट्रोसो डाई इथाइल अमीन, येलो ऑयल मिल गया जिसको हम लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर येलो ऑयल मिल गया तो वो क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है, वो फिर चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, दोनों ये रिएक्शन देंगे। टर्शरी में जो है क्या होगा, अब यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट करते हैं। एलिफेटिक टर्शरी अमीन्स जो हैं वो क्या होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, और अगर रिएक्शन करें नाइट्रस एसिड के साथ तो वो देंगे ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट, जो कि सॉल्यूबल होगा वाटर में। अगर एरोमेटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ टर्शरी, ठीक है, एरोमेटिक टर्शरी अमीन जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ग्रीन कलर देंगी और सॉल्यूबल नहीं होंगी वाटर में। ठीक है, पैरा पोजीशन पे उनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ग्रीन कलर्ड पैरा नाइट्रोसोमेंस देंगे। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रस एसिड को हम एज अ टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने में, और ये रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ में भी आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं अमीन्स। ओके, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती हैं, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो है रिएक्शंस करवाएंगे। मेटा के लिए ये क्या होते हैं, इनएक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो इसके अंडर आ जाती है वो है हेलोजिनेशन, या जिसको हम ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन जो है कैसे होगी, ब्रोमीन वाटर ले लेंगे, एनिलीन ले लेंगे और वाटर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके, और 3HBr यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं,
ब्रोमीन, तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस को कैरी आउट कर लेते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इसे क्या करवानी पड़ती है, एसिटाइलेशन करवानी पड़ेगी। जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्लो कर देगा और आपको मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव मिल जाएंगे। ओके, यानी कि सिर्फ एक पोजीशन पे जो है हेलोजन अटैच होगा, चाहे पैरा पे हो चाहे ऑर्थो पे हो। पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी हमने, फिर क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलेशन करवाई तो COCH3 अटैच हो गया ऊपर, है ना। फिर इस COCH3 को निकालने के लिए हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। तो OH मिल जाएगा COCH3 को और H मिल जाएगा NH को, और यहाँ पे आपके पास फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा या ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में भी सिमिलर रिएक्शन होगी और आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, और पैरा और मेटा पोजीशन पे जो है 1:1 रेशो का प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो का बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए ये यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मिक्सचर मिल रहा है यहाँ पे। नाइट्रेशन ऑफ जो एसिडिक करेक्टर है एनिलीन नाइट्रेशन का, उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ओके, तो इस मेटा पोजीशन पे ना हमें प्रोडक्ट मिले तो इसके लिए हमें फिर से इसकी एसिटाइलेशन करवानी पड़ेगी, एसिटानिलाइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियर नाइट्रेशन होगी, मेजर प्रोडक्ट पैरा, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला मिल जाएगा। ओके, और सल्फोनेशन में आप सल्फोनेशन पैरा पोजीशन पे ही होगी। ओके, यहाँ पे SO3H, पहले HSO4 ऊपर चला जाता है, फिर एक ओके NH2, फिर SO3H नीचे आ जाएगा, और H3H जो है ये वाला H ये चेंज करता रहता है पोजीशन, या NH2 के पास चला जाएगा या ऊपर नीचे, और इसीलिए सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगा लास्ट में, जिसको हम ज्वेटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है, या डाइपोलर आयन, जो कि इंटरनल सॉल्ट एक्ट करता है। इस तरह के इंटरनल सॉल्ट्स को हम ज्वेटर आयन बोलते हैं, ठीक है। सो इसी करैक्टर की वजह से सल्फेनिलिक एसिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनसॉल्युबल है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे कुछ टेस्ट हैं जिसको हम देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। मिक्सचर डाल दो, बॉइलिंग जब होती जाएगी तो फिर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे आपको रोक के उसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिल होता जाएगा वो, जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन का आपने सेटअप अगर देखा हो तो एक तरफ आप इस तरह से रखते हो ये, ओके, फिर यहाँ से एक रॉड लगती है डिस्टिलेशन के लिए और बाहर से वाटर पंप लगा रहता है, और यहाँ पे एक आप फ्लास्क रख देते हो, फिर यहाँ से हीट कर रहे हो और साथ में थर्मामीटर भी लगा होता है। जब ये टेम्परेचर आ गया तो इस टेम्परेचर पे जो है प्राइमरी अमीन यहाँ पे आके गिरने लगेगा, ठीक है। फिर आपने जब इस टेम्परेचर से ऊपर जाने लग गया तो आप दूसरा फ्लास्क रिमूव कर दोगे, फिर 329 केल्विन पे पहुँच गया, सेकेंडरी अमीन यहाँ पे निकलना लग जाएगा। ओके, इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, पर इसमें भी हमें थोड़ी कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि वो सेपरेट हो गए या नहीं हो गए। ओके, क्योंकि कई बार टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी मिनटों में राइज कर जाता है। नेक्स्ट है हिंसबर्ग्स मेथड, और ये जिसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अमीन को ट्रीट करके जो है आप बता सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन अगर एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड से ट्रीट करते हैं अगर, और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से वो नाइट्रोजन एटम्स है
एसिटिक हाइड्रोजन एटम कौन सा, ये वाला। पहले तो सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करवाया। यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl, और ये आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे एक H बच गया N के पास। ओके, अब ये क्या करेगा, KOH के साथ रिएक्ट करके यहाँ से इस H को दे देगा और K को अपने साथ रख लेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव को देगा तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से K पॉजिटिव जो है अट्रैक्टेड रहेगा और ये सॉल्यूबल हो जाएगा KOH में। ओके, किसकी वजह से, एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से। सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है जिसको रिमूव करके ये क्या बना देगा, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सिर्फ इतना ही, जो कि KOH में सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, और टर्शरी की अगर हम बात करें, टर्शरी अमीन्स की, तो उनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। ओके, तो प्राइमरी क्या देंगे, प्राइमरी जो है वो सॉल्यूबल हैं KOH में, सेकेंडरी सिर्फ NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ही देंगे, बट वो इनसॉल्यूबल होंगे KOH में। और टर्शरी अमीन्स जो होंगी वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे इसके साथ। ओके, तो इस तरह से आप ये रिएक्शन करवा सकते हो, टेस्ट जो है यूज़ कर सकते हो सेपरेशन के लिए। फिर ये जो आपने सल्फोनामाइड हैं, इनको, इनमें से कैसे आपने जो है प्राइमरी अमीन निकालना है, आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे और आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी अमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी और सेकेंडरी अमीन जो है सॉलिड फॉर्म में, जिसको आप फिल्टर पेपर पे रख लोगे। ओके, तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन टेस्ट भी दी बोले हुए हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो एक आप हिंसबर्ग्स टेस्ट कर लोगे, ये अभी बता दिया मैंने, वो कैसे होगा वो भी बता दिया है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन के लिए। फिर दूसरा आ गया कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है। थर्ड है एजोडाई टेस्ट, जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए ही है। वो भी क्या करेगा, वही सेम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, फिर उस डाइजोनियम सॉल्ट को आप नेपथोल के साथ रिएक्ट करवा दोगे। नेपथोल के साथ रिएक्ट करने पे वो ऑरेंज डाई दे देगा। अगर आपको पास ऑरेंज डाई आ जाती है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑरेंज डाई का आना, तो यानी कि वो क्या है, और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थॉल। तो अगर आपको आ जाए कि टेस्ट लिखो कौन सा, तो आप बोलोगे कि हमें ये ऑब्जर्वेशन ऑरेंज डाई मिली, तब जाके हमें पता लगा कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हमारे पास आ गया है। नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कर सकते हो आप एरोमेटिक एलिफेटिक के लिए, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, टेस्ट कौन कौन से हैं अमीन्स के लिए, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, तो तीनों क्लासेस जो हैं वो बीइंग बेसिक, डिजॉल्व इन मिनरल एसिड। ओके, मिनरल एसिड में डिजॉल्व हो जाती हैं, टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देंगे। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी हो जाता है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जा सकती हैं कार्बाइल अमाइन से। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट भी हो सकता है सेकेंडरी अमीन्स के लिए। ओके, और एजोडाई टेस्ट प्राइमरी अमीन्स के लिए, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए। यूजेस क्या हैं अमीन्स के, यहाँ पे ये भी दिए हुए हैं। तो लो मॉलिक्यूलर मास एलिफेटिक अमीन्स सच एज डाई इथाइलामीन ट्राइमेथाइल आर यूज्ड एज अ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ओके, रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है। ठीक है, और एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में, और इंटरमीडिएट भी यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में। ओके, इंटरमीडिएट किस लिए, ताकि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो हमें उनको एंटर करवाना पड़ता है, उनसे रिएक्ट करवा के हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है उन ग्रुप्स को, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट भी यूज़ कर सकते हैं अमीन्स को उन प्रोडक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है द quaternary ammonium salts derived from long chain aliphatic tertiary amines are used as a detergent। तो डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम इनको। एरोमेटिक अमीन्स जैसे कि एनिलीन है, वो वाइडली यूज़ होती है डाइज और ड्रग्स में।
एडिटिव भी यूज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट, और वल्केनाइजेशन एक्सीलरेटर्स में भी यूज़ होती है। ठीक है, और फिनाइल आइसोसाइनेट भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमें पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक्स में चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और एरीन डाइजोनियम सॉल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन और कपलिंग रिएक्शंस। तो ये थी आपकी अमीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स, इस यूनिट का सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू।